So we are at the weekend conference and date is today 27th of October 2024. Our group name is Finvestors Yashasvi Bhav that simplify your finances. So आज जो क्लास रखा गया है सेशन है आज के लिए वो है स्क्रीनर पे। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैं यहाँ पे स्क्रीनर को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। मैं जो यूज करता हूँ अपने रिसर्च के लिए, अपने स्टडी के लिए, मैं स्क्रीनर डॉट इन ही यूज करता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ ये समझाने की कि उसको यूटिलाइज कैसे करें। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े मैं आपको बता दूं कि मैं सभी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। इस एनालिसिस के दौरान किसी भी स्टॉक का नाम अगर डिस्कस होता है वो केवल डेमोन्स्ट्रेशन और एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ताकि हम चीज़ों को अच्छे से समझ पाए। वो किसी भी तरह का कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप कोई भी बाई सेल करने के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें। आप स्किनर लिखेंगे, आपको सबसे पहला सर्च में ये पहला नाम आएगा। तो जो एड्रेस है वो है www.skinner.in। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो मेरा ऑलरेडी लॉग्ड इन है इसलिए ये विंडो आ रहा है। नहीं तो जो जिनका फ्रेश अकाउंट है उनमें अलग से पेज खुलेगा, उसमें क्रिएट अकाउंट या लॉग इन अगर आपका पहले से अकाउंट है तो वो पूछा जाएगा आपसे आपने अपने ईमेल के थ्रू कर रखा है या फिर कुछ और बना रखा है अपना आईडी। उसके थ्रू लॉग इन करेंगे, पासवर्ड डालेंगे तो आपके सामने ये पहला विंडो खुलेगा। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप देखें यहाँ पे ये यूजर नेम है, ठीक है। यहाँ पे सर्च कंपनी है, यहाँ पे कोई भी कंपनी आप डालेंगे तो कंपनी आप सर्च कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं कंपनी डालता हूँ, ये एक कंपनी खुली, इसका नाम है टाइटन कंपनी लिमिटेड। सब लोग इससे रूबरू होंगे। तनिष्क जो कंपनी है, जो गोल्ड ज्वेलरी की कंपनी है तनिष्क, या फिर फास्ट ट्रैक है, या फिर टाइटन की घड़ियां हैं, ये सारे टाइटन कंपनी के अंदर आते हैं। तो ये जस्ट जस्ट एजुकेशनल पर्पज के लिए, इसे कोई भी बायो सेल रिकमेंडेशन ना समझे। तो हम जैसे स्क्रीन देखते हैं तो क्या आता है यहाँ पे, टाइटन कंपनी लिमिटेड, यहाँ पे आता है प्राइस लिख के आता है 3267। और ये जो निशान है रेड कलर में एरो नीचे की तरफ, ये पिछले दिन के ट्रेडिंग का इसका अप एंड डाउन है। तो ये -1.93% लिखा है। इसका मतलब कि पिछले ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने जो परफॉर्म किया है वो -1.93% नीचे की तरफ रहा है। नीचे लिखा है डेट, डेट इज 25 अक्टूबर, मतलब लास्ट ट्रेडिंग डे। और यहाँ लिखा है क्लोज प्राइस, यानी ये 3267 के प्राइस पे क्लोज हुआ। ये वेबसाइट का नाम है टाइटन कंपनी, titancompany.in। यहाँ पे क्लिक करेंगे आप तो उसका वेबसाइट खुलेगा। यहाँ है बीएससी, बीएससी में कोड है इसका 500114। इस नंबर के साथ ये रजिस्टर्ड है। एनएससी में नाम के साथ रजिस्टर्ड है, दैट इज टाइटन, ठीक है। यहाँ आप जो यहाँ पे दाहिने तरफ देख रहे हैं दैट इज एक्सपोर्ट टू एक्सेल। एक्सपोर्ट टू एक्सेल देख रहे हैं यहाँ पे, तो इस पे क्लिक करेंगे तो जो भी डेटा सामने आपको दिख रहा है वो एक एक्चुअल फॉर्मेट में आ जाएगा। और यहाँ है फॉलो, इसको आप फॉलो करेंगे। चलिए मैं फॉलो दबा देता हूँ। फॉलो करेंगे तो ये आपके वॉच लिस्ट में जाके सेव हो गया, ठीक है। सबसे पहले आता है मार्केट कैप। तो आप मार्केट कैप देख रहे हैं 2,90,000 करोड़। ये है इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब मार्केट ने टाइटन कंपनी को कितना वैल्यू कर रखा है। तो ये मार्केट कैप है वो 2,90,000 करोड़ है। सीधा देखने से मतलब है कि 1 लाख से ज्यादा मार्केट कैप है, तो ये लार्ज कैप कंपनी है। उसके आगे आते हैं दैट इज करेंट प्राइस 3267, जो लास्ट ट्रेडिंग डे का क्लोजिंग प्राइस था। फिर है हाई एंड लो। हाई मतलब 62 वीक हाई एंड 62, सॉरी, 52 वीक हाई एंड 52 वीक लो, मतलब एक साल का। एक साल में 52 वीक्स होते हैं। तो जो हाई प्राइस ये ट्रेड किया है वो रहा है 3887, और जो लोएस्ट प्राइस पे रहा है वो 3056, ठीक है। अभी का जो प्राइस है वो है 3267। उसके बाद आते हैं हम स्टॉक पी पे। ये है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ये है 84 का। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो जितना ऊपर की तरफ होगा, मतलब 84 है यहाँ पे, तो आप कह सकते हैं कि सस्ती नहीं है कंपनी, ठीक है, महंगी कंपनी है। चूंकि बहुत नामी गिरामी कंपनी है तो सब लोग इसको ओन करना चाहते हैं, तो जब डिमांड बढ़ती है किसी चीज की तो वो कंपनी महंगी रहती है। फिर है ये बुक वैल्यू, ये है 106। बाकी हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है हम समझेंगे आगे थोड़ा धीरे धीरे। प्राइस टू बुक जो निकालते हैं उसमें बुक वैल्यू एक वर्ड आता है, तो बुक वैल्यू है ये 106। दैट मीन्स कि
जो अभी मार्केट में मिल रहा है आपको, वो तो मिल रहा है ये 3267 रुपए में। लेकिन अगर हम सारे एसेट्स को, सारी लाइबिलिटी को, सारे कर्जे को, सारे कैश को अगर हम काउंट कर लें और तो वैल्यू करने जाएं कि एक्चुअल में अगर ये इसका ब्रांड नेम इसके पास से हटा दें, केवल एसेट एसेट लाइबिलिटी को देख के अगर हम वैल्यूएशन करें, तो फिर टाइटन के एक शेयर का क्या वैल्यू मिलेगा? तो आपको मिलेगा 106 रुपए मात्र। तो कल को ये कंपनी अगर लिक्विडेट हो जाती है, अगर अपने दिक्कत होती है कंपनी में और कंपनी बंद होना चाहती है, तो अपने शेयर होल्डर्स को पर शेयर 106 रुपए ही देगी वो। यही है इसका बुक वैल्यू। फिर ये डिविडेंड यील्ड 0.34%। इसका मतलब कि जो कंपनी ने पिछले साल मुनाफा कमाया है, उस मुनाफे का कुछ हिस्सा दिया होगा अपने शेयर होल्डर्स को। तो यील्ड का मतलब होता है कि जो ये प्राइस है 3267, इसका ये 0.34% है। तो अगर आप इसको वैल्यू टर्म में कैलकुलेट करेंगे, तो 3267 का मतलब 0.34 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको जो वैल्यू निकल के आएगी वो ऑलमोस्ट 10 रुपए, 10 रुपए टाइप आपको डिविडेंड मिला होगा अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया होगा पिछले साल में। तो वही है डिविडेंड यील्ड, प्राइस से इसको कंपेयर करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है आरओसी। हमने आरओसी पिछले सेशंस में भी देखा था, दैट इज एबिट डिवाइडेड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, हमने काफी एग्जांपल से समझा था उसको। अभी मैं यहाँ पे वो कवर नहीं करूंगा, बहुत लंबा हो जाएगा। फिर है आरओई। आरओई का फॉर्मूला क्या होता है? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई टोटल इक्विटी। ठीक है। अब इसमें दो चीजें देखिए यहाँ पे, आरओसी 22 है और यहाँ पे आरओई 32 है। तो ये हेल्दी कंपनी है। जनरली जो कंपनी जो डेट फ्री है, जिसमें कर्जे नहीं है, या नेट कैश बिजनेस है, कर्जे हैं लेकिन उससे ज्यादा कैश पड़ा है, तो उसको हम नेट डेट फ्री बोल सकते हैं। तो वैसी कंपनी में अगर 15% से ज्यादा आरओई और आरओसी का नंबर है, तो उसको हम अच्छा मानेंगे। वहीं अगर डेट वाली कंपनी है, उसका अपना पूरा वर्किंग कैपिटल, आगे हम देखेंगे क्या होता है वर्किंग कैपिटल, पूरा वर्किंग कैपिटल अगर डेट के थ्रू ही फंड होता है, तो कम से कम वो 10-12% ब्याज तो दे रही होगी। तो फिर आपको आरओई आरओसी इतना कम कमाने से, 15% कमाने से काम नहीं चलेगा। तो आपको थोड़ा सा हाइयर साइड जाना पड़ेगा। आप कम से कम 20-25 का आरओसी आरओई मेंटेन कीजिए, तब जाके थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी आप जनरेट कर पाएंगे अपने शेयर होल्डर्स की। देन आता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू है एक, मतलब कि जब भी कोई शेयर, जब पहली बार कंपनी लिस्ट होती है एक्सचेंजेस पे, तो फेस वैल्यू के साथ होती है। जनरली 10 के फेस वैल्यू पे होती है। अभी इसका फेस वैल्यू क्या है? मतलब फेस वैल्यू पे 10 के होगी, और जो भी एक्स्ट्रा प्राइस मांगेगी उसको प्रीमियम बोलेगी। तो किसी भी, जब कोई कंपनी आईपीओ में लिस्ट होती है, सपोज किसी आईपीओ प्राइस किसी कंपनी का 90 रुपए है और उसका फेस वैल्यू 10 है, तो 10 फेस वैल्यू 80 रुपीज प्रीमियम, तो शेयर प्राइस 90 रुपीज। तो फेस वैल्यू पहला कंपोनेंट होता है, जो कि 10 रुपए जो है, यहाँ पे एक है। एक इसलिए है कि ये स्प्लिट हो गया होगा बहुत बार, 10 टाइम्स में स्प्लिट हुआ है, तो फेस वैल्यू 10 से एक हो गया है। तो जो फेस वैल्यू होता है वो शेयर कैपिटल का पार्ट बन जाता है, और जो बाकी जो प्रीमियम कलेक्ट होते हैं वो इक्विटी का पार्ट बन जाता है। ठीक है। देन आता है इंटरप्राइज वैल्यू। इंटरप्राइज वैल्यू क्या होता है? मार्केट कैप। ठीक है। मार्केट कैप प्लस डेट, मतलब मार्केट कैप जितना है वो तो हो गया, उसमें आप कर्जे को जोड़ दीजिए और कैश को निकाल दीजिए, उसको बोलेंगे इंटरप्राइज वैल्यू। मार्केट कैप प्लस डेट माइनस कैश। ठीक है। देन आता है डेट टू इक्विटी, मतलब कि जितना, कितना डेट है आपके पास, कितना इक्विटी है, उसका रेशियो क्या है। तो यहाँ 1.65 का मतलब है कि जितनी इक्विटी है उससे ज्यादा इन्होंने डेट ले रखा है। तो ये हेल्दी नहीं माना जाता है वैसे। लेकिन अगर आप कंपनी के पास बहुत सारा कैश पड़ा हुआ है, तो आप उसको फिर वैसे थोड़ा सा करके देख सकते हैं कि कैश कितना पड़ा हुआ है। तो थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करके देखेंगे, ज्यादा अच्छा चलेगा पता। बट यहाँ पे डेट इक्विटी इज 1.65। अगर कैश ज्यादा कंपनी के पास ना पड़ा हो, तो ये हेल्दी नहीं है। देन आता है ऑपरेटिंग मार्जिन। ये है 10.3%। तो ऑपरेटिंग मार्जिन का मतलब होता है कि कंपनी ने जितना सेल किया, सेल करके उसने टैक्स, डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट कॉस्ट देने से पहले क्या मुनाफा कमाया। ऑपरेटिंग मार्जिन, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? कार्यकारी मुनाफा। ठीक है। सीधा मतलब है कि जितना सामान हमने बेचा है उसमें कितना मटेरियल कॉस्ट लगा है, कितना ऑपरेशनल कॉस्ट लगा है, दोनों को निकालिए, जो भी आएगा वो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहा जाएगा, और जितना परसेंट बनेगा उसको ऑपरेटिंग मार्जिन कहा जाएगा। नेक्स्ट आता है प्लेज परसेंटेज। प्लेज परसेंटेज क्या होता है कि आपने जो कर्जे लिए हैं, उस कर्जे को लेने के लिए क्या आपने शेयर को प्लेज किया है। ठीक है। तो यहाँ पे कोई शेयर प्लेज नहीं किए गए हैं। सारा जो कर्जा है वो बैंक ने बिना प्लेजिंग के दी है इनको, जो भी दी है।
ब्रांड नेम बढ़िया है तो बहुत मुश्किल नहीं होता है आपको कर्जा लेने में। जब आपका रेटिंग, जो क्रेडिट रेटिंग का आपका मैसेज आता होगा कभी आपके स्कैनर में, क्रेडिट रेटिंग जिसकी बहुत अच्छी है उसको ज्यादा कोलेटरल अपना प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर आते हैं हम कैश इक्विवेलेंट। तो आप देख रहे हैं कैश इक्विवेलेंट कंपनी के बैलेंस शीट पे कैश पड़ा हुआ है जो कि अनयूटिलाइज्ड कैश है। फिलहाल वो है 1526 करोड़ का कैश इनके पास पड़ा हुआ है। फिर आते हैं हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। ये है कि ये जो दिखाता है ये है कि पिछले साल जो भी लास्ट बैलेंस शीट में जो रिपोर्ट हुआ है उसमें कितना पैसा इन्होंने, भले ही कुछ भी बेचा होगा वो अलग बात है, लेकिन वो एक्चुअली कैश इनको रिसीव कितना हुआ। अब जो भी बेचा वो अलग है, कितना मुनाफा हुआ वो अलग बात है, बट एक्चुअल में कितने कैश उनके रिसीव हुए उस टाइम पे। फिर आता है एफआईआई होल्डिंग। ये जो रेशियोज लगा रखे हैं यहाँ पे, अगर आप टेबल पे कोई भी रेशियो डालेंगे, अभी दिखा दूंगा आपको। एफआईआई होल्डिंग मतलब जो फॉरेन हाउसेस की जो होल्डिंग है वो कितनी है इसमें, तो 18.2% है, वो काफी हेल्दी है। प्रोमोटर होल्डिंग इज 52.9%, ये भी अच्छी है, 50% से ज्यादा है। करंट रेशियो इज 1.45। वो जो रेशियो की हमने क्लास की थी उसमें समझा था कि करंट रेशियो अगर मोर देन वन है उसको अच्छा कहा जाएगा। दैट मीन्स कि करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट बटा करंट लाइबिलिटी, मतलब लाइबिलिटी से ज्यादा करंट एसेट इनके पास है। और कोई कर्जा वर्जा भी है तो बहुत आसानी से ये चुका सकते हैं। कौन से ज्यादा है, 1.45 है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है एड रेशियो टू टेबल, अब इसमें आप कुछ भी डालें। चलिए मैं कोई रेशियो लेता हूँ, जैसे मैं रेशियो ले लूंगा आपको। आप कोई रेशियो मुझे सजेस्ट कीजिए अपनी तरफ से जो इसमें आपको नहीं दिख रहा है। एनीवन? चलिए मैं देता हूँ सेल्स, कि लास्ट ईयर सेल्स कितना था। यहाँ सेल्स है, तो अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो सेल्स नीचे आ जाएगा। तो आखिरी ईयर का सेल क्या था, 52,453 करोड़, कितना सेल्स था। ये टीटीएम सेल्स आएगा क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर का रिपोर्ट हो चुका होगा। हम देख लेते हैं क्या था, कि टीटीएम सेल्स आ रहा है, अगली साल का सेल्स आ रहा है। ये टीटीएम सेल्स आ रहा है, ठीक है। टीटीएम सेल्स आएगा। ट्रेलिंग 12 मंथ सेल्स मतलब आखिरी 4 क्वार्टर के सेल्स को मिला के नंबर यहाँ पे आपके सामने आ गया। कुछ भी यहाँ पे ऐड करेंगे जाके ऊपर ऐड हो जाएगा, हटाएंगे यहाँ पे एडिट करेंगे, एडिट कर देंगे, और यहाँ पे सेल्स यहाँ पे अनटिक कर देंगे, फिर सेव करेंगे तो वो हट जाएगा। ठीक है, यहाँ हट गया, यही मतलब है। अब आते हैं हम सीधे यहाँ पे, यहाँ लिखा है अबाउट, मतलब कंपनी करती क्या है, थोड़ा बहुत इसमें एक ब्रीफ थोड़ी सी कंपनी के बारे में यहाँ बातें हैं, तो आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे टाइटन के बारे में, क्या ये करती है, कहाँ कहाँ काम इसका है, ये यहाँ अपडेटेड है। फिर थोड़ा नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आएगा की पॉइंट्स। की पॉइंट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे अलग इंफॉर्मेशन मिलेंगे। जो ऊपर अबाउट लिखा था वो थोड़ा बहुत कंपनी का ओवरव्यू था। फिर की पॉइंट्स आएंगे तो यहाँ ब्रांड नेम लिखा हुआ है। फिर थोड़ा और नीचे आएंगे तो रेवेन्यू मिक्स लिखा हुआ है कि जितना रेवेन्यू करती है उसमें ज्वेलरी का कितना रेवेन्यू, दैट इज 90%। फिर देखेंगे वॉच एंड वेरिएबल्स का कितना है, तो 7%। और फिर देखेंगे आई केयर का कितना है, तो फिर देखेंगे 1% रेवेन्यू आई केयर से आता है। तो मेजोरिटी बिजनेस क्या है इसका, ज्वेलरी का, जो कि तनिष्क के नाम से और भी बहुत सारे एक्विजिशन ने कर रखे हैं उनके नाम से ये कंपनी बिजनेस करती है। कुछ और बिजनेस इन्होंने एक्वायर किए हैं, दैट इज इमर्जिंग बिजनेस कुछ होंगे, इसको पढ़ेंगे पूरा आप तो बहुत ज्यादा समझ में आएगा। उसका 2% रेवेन्यू आता है। फिर आता है यहाँ पे इंटरनेशनल एक्सपेंशन, मतलब कि अपना ब्रांड को ना और कहाँ कहाँ एक्सपेंड कर रखा है। अगला है एक्विजिशन, तो कुछ एक्वायर कर रखा है किसी कंपनी को, यहाँ देख रहे हैं कार्टलेन लिखा हुआ है यहाँ पे। कार्टलेन को भी इन्होंने एक्वायर कर रखा है, ज्वेलरी की कंपनी ही है, इसके शोरूम बहुत सारे हैं। फिर यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंशन देखेंगे तो एक्सपेंशन और कहाँ कहाँ क्या करने वाले हैं लिखा हुआ है। लास्ट लिखा हुआ है लास्ट डेटेड 7 मंथ 4 वीक अगो, मतलब इसमें किसी ने कुछ भी ऐड किया है स्कीनर ने अपनी तरफ से तो 7 मंथ पहले किया है, यानी ये डेटा अपडेटेड नहीं है। तो ये बस एक ओवरव्यू लेने के लिए तो ठीक है, बट अगर थोड़ा बहुत रिसर्च करना हो आपको तो आप जो करंट डेटा है उसके ऊपर जाए। तो ये रहा आपका कि थोड़ा सा ओवरव्यू कैसे मिल सकता है आपको टाइटन के बारे में, यहाँ पे अवेलेबल। उसके नीचे हम आते हैं, नीचे आते हैं तो आप देखिए यहाँ पे ये है 1 मंथ 6 मंथ 1 ईयर 3 ईयर 5 ईयर 10 ईयर एंड मैक्स। ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं ये है चार्ट इसका। यहाँ पे सिलेक्टेड क्या है, प्राइस, तो ये प्राइस चार्ट है। तो आप देखें यहाँ पे 1 साल सिलेक्टेड है, तो ये 1 साल का प्राइस चार्ट है। मतलब सेम टाइम पे पिछले 30 अक्टूबर 23 को 3116 पे ट्रेड कर रही थी, आज ये कंपनी ट्रेड कर रही है 3266 पे। तो 1 साल में ये कंपनी का प्राइस मूवमेंट है। अगर हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे 1 मंथ को तो 1 मंथ का मूवमेंट आएगा, अगर 5 मंथ को 5 साल का करेंगे तो 5 साल का मूवमेंट आएगा, 10 साल का करेंगे तो 10 साल का आएगा, और मैक्स कर देंगे तो पूरा कंपनी का हिस्ट्री आएगा। ठीक है। 2006 से यहाँ पे मैक्सिमम जो है, अभी उससे पीछे का डेटा नहीं दे पाती है स्क्रीनर्स, तो 2006 से डेटा अभी तक इसमें अपडेटेड है।
तो ये आपका पूरा चार्ट रहा। चार्ट देख के लगता है कंपनी ने अपने प्रीवियस हिस्ट्री में बहुत ही अच्छा किया है। दाहिने तरफ आते हैं तो ये है प्राइस, तो ये प्राइस है। अगर मैं प्राइस के बाद एक रेशियो है पी, प्राइस टू अर्निंग, अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ क्या आएगा? हाँ देखिए यहाँ पे जो पी देखा था हमने, जो 84 की पी थी, वो पी मूवमेंट कैसे हुआ, यहाँ देखिए, यहाँ 60 का पी था, यहाँ पे 60 का पी था, यहाँ पे 71 का था, नीचे आएंगे तो 38 का था। फिर यहाँ पे जब आप कोविड क्रैश की, भैया ये कोविड क्रैश है, कोविड क्रैश की बात करते हैं तो 57 का पी था। ठीक है, यानी कि सबसे बुरे दौर में भी कंपनी 57 के, मतलब कोविड क्रैश के टाइम पे 57 पे ट्रेड कर रही थी। आज कंपनी ट्रेड कर रही है 80 के पी पे, बीच में 100 से ऊपर भी इसका पी चला गया था। तो हम एवरेज पी की बात करें तो मैक्सिमम एवरेज पी क्या दिखती है आपको यहाँ पे? 54। ठीक है, वही अगर हम 5 साल की बात करें तो 5 साल का एवरेज पी क्लोज टू 90। 10 ईयर्स की बात करें तो 72। 1 साल की बात करें तो 92, और 1 महीने की बात करें तो क्लोज टू 90। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ मोर ऑप्शंस भी हैं, मतलब और भी आप मैट्रिक्स सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे सेल्स एंड मार्जिन का क्या मैट्रिक्स है। तो आप इसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करें, यहाँ सामने सब कुछ लिखा हुआ है: ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, क्वार्टरली सेल्स। जो लाइंस जिस कलर में मार्क्ड है उस हिसाब से मार्क्ड है यहाँ पे। और भी बहुत सारी चीजें हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस टू बुक का जो वैल्यू है उसके हिसाब से भी यहाँ पे देख सकते हैं। एवरेज प्राइस टू बुक जो वैल्यू है इसका 16.6 है, और अभी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है? ये क्लोज टू 30 पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, और अब मार्केट कैप टू सेल्स की बात करें तो एवरेज मार्केट कैप टू सेल्स 3.2, आज ट्रेड कर रहा है ये लगभग 5.9। ये अलर्ट्स है, आपको यहाँ पे कुछ अलर्ट्स लगाएंगे, कुछ आप यहाँ पे मैट्रिक्स सेलेक्ट करेंगे। जब भी वो मैट्रिक्स मीट होगा शेयर प्राइस मूवमेंट से, आपको आपके जिस ईमेल से आपने लॉगिन कर रखा है वहां पे एक अलर्ट चला जाएगा। इसका ये मतलब है, जैसे यहाँ पे है ना, पी रीचेस, आपने लिखा कि पी जो लिखा है यहाँ पे 84, मुझे भाई टाइटन आप मुझे तब इन्फॉर्म करना जब आपकी पी 50 हो जाएगी। आप यहाँ पे लगा दीजिए, नीचे लिख दीजिए, सेव कर दीजिए, जब भी पी इसका ड्रॉप होगा आपको मैसेज जाएगा। ठीक है, वैसे ही अलग अलग चीजें हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। नीचे आते हैं, ये है प्रोज एंड कॉन्स। ये ऑटोमेटेड प्रोसेस है स्किनर का। बैलेंस शीट को देख के और बाकी सब रिजल्ट्स को देख के ये ऑटोमेटेड चीजें आती हैं कि इसमें क्या सही चीजें दिख रही हैं इनको और क्या गलत चीजें दिख रही हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 20% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। पिछले 5 साल में कंपनी ने 20% से अपना प्रॉफिट ग्रोथ किया है, अच्छी बात है। कंपनी हैज गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड 3 इयर्स, ROE 30%। हमने कहा था क्या, 15 से ऊपर अच्छा मानेंगे अगर कंपनी नेट डेट फ्री कंपनी है तो, और कर्जे वाली कंपनी है तो 20-25 से ऊपर हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे 30 का दिखा रही है तो ये अच्छी बात है। कंपनी हैज मेंटेन्ड अ हेल्दी पे आउट डिविडेंड ऑफ 28.7%, मतलब जितना मुनाफा कमाती है उसका 28% शेयर होल्डर्स को बांट देती है। और कॉन्स में देखेंगे आप तो स्टॉक इज ट्रेडिंग 30 टाइम्स प्राइस टू बुक रेशियो, बुक वैल्यू, तो महंगी है इस हिसाब से। स्किनर कह रहा है कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट, मतलब कि कर्जे के साथ कंपनी आगे बढ़ रही है, ये कहना चाह रही है। ठीक है, इसके नीचे आते हैं। नीचे आएंगे तो क्या देखेंगे, आपका यहाँ पे है टाइटन। तो यहाँ पे टाइटन के साथ स्किनर आपको ऑटोमेटिक तरीके से जो भी इसमें पहले से डेटा अवेलेबल है तो उनके पीयर्स के साथ कंपैरिजन दिखा देता है आपको। तो कल्याण देख रहे हैं आप, पीएन गडगिल देख रहे हैं, सेंको देख रहे हैं, राजेश एक्सपोर्ट देख रहे हैं, पीसी ज्वेलर्स देख रहे हैं, थंगामाइल ज्वेलरी देख रहे हैं। तो ये इसके पीयर ग्रुप का पार्ट है। एग्जैक्ट पीयर है कि नहीं ये आपको और थोड़ा सा देखना पड़ेगा अंदर जाके, क्योंकि कुछ कुछ कंपनियां इसमें रीजनल है, कुछ कुछ कंपनियां पैन इंडिया है। तो टाइटन चूंकि पैन इंडिया है तो कंपैरिजन ज्यादा बेटर है कि आप पैन इंडिया कंपनियों से करिए इनकी। बहुत लिमिटेड कंपनी से करेंगे, रीजनल कंपनी से, थंगा माइल है, तो फिर कुछ ज्यादा आप डिराइव नहीं कर पाएंगे। और सामने देखिए CMP, मार्केट कैप, पी, ईवी बट्टा EBITDA, ये सारे रेशियोज है। ये रेशियो भी चाहे तो हम यहाँ पे घटा बढ़ा सकते हैं। यहाँ जाएंगे, इसमें जो भी ऐड करना है यहाँ लिख देंगे, ऐड करेंगे तो ऐड हो जाएगा, यहाँ से कुछ भी कट कर देंगे तो हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम नीचे आते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे अब चाहें तो टाइटन का कंपेयर अगर मैं चाहूँ करना कि मैं कल्याण से कर देता हूँ, कल्याण लिखेंगे और यहाँ कंपैरिजन डालेंगे। ये केवल पेड वर्जन में अवेलेबल है। स्किनर का जो वर्जन है, बहुत सारे जो है लिमिटेड चीजों में है, पेड वर्जन में ही आप ये काम करो। मेरा वर्जन पेड है तो मैं ये कंपेयर कर पा रहा हूँ। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूँ तो मार्केट कैप तो बहुत आगे है, मार्केट कैप टाइटन का। प्राइस देखिए, प्राइस से कंपेयर करना अच्छी बात नहीं है, कोई मतलब नहीं होगा। पी कंपेयर कर सकते हैं तो कल्याण जो है टाइटन से महंगा ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू से मतलब नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप ROC ROE देखिए तो टाइटन का ROC और ROE बहुत बेटर है कल्याण से। ठीक है, तो कुछ कुछ जो मैट्रिक्स है, फाइनेंशियल रेशियोज के मैट्रिक्स है, उसके हिसाब से चाहे डेट टू इक्विटी देखिए,
ज्यादा है यहाँ पे और कल्याण का कम है। ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत बेटर है, टाइटन का ये 7 का कर रही है, ये लगभग 10 का कर रही है, तो काफी अच्छा मार्जिन ये मेंटेन करते हैं। ठीक है। उसके अलावा आप देखिए कि और क्या मैट्रिक्स से आप कंपेयर कर सकते हैं, दैट इज करेंट रेशियो, तो अच्छा करेंट रेशियो है टाइटन का। तो इस तरह से आप मतलब पीयर टू पीयर कंपैरिजन कर सकते हैं। यहाँ चाहे तो आप एक और चीज लिख सकते हैं, एक और कंपनी है, आप उसको ले लीजिए जो थोड़ा पैन इंडिया काम करती है। तो यहाँ पर डाला था कल्याण, तो कल्याण से आया और ऐड किया कंपनी हमने सैंको, तो सैंको आ गया, तो ये सैंको आ गया। अब चाहें तो यहाँ पे ठीक है, ये तीन कंपनी आपके पास सामने सामने कंपैरिजन। यहाँ देखिए आप स्टॉक पी देखिए, तीनों में देखिए सस्ती कौन है इस हिसाब से, सामने आपके दिख रहा होगा। ये सैंको है, ये कल्याण है, ये टाइटन है। यहाँ आप जाइए तो बुक वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, आरओसी देखिए तो सबसे बेटर आरओसी टाइटन के पास है। ठीक है, सबसे बढ़िया आरओई टाइटन के पास है। ऑपरेटिंग मार्जिन के हिसाब से देखिए और डेट टू इक्विटी देखिए तो इसमें बेटर देखेंगे तो आप कल्याण का लगेगा आपको। ऑपरेटिंग मार्जिन देखिए तो सबसे बेटर टाइटन, देन सैंको एंड देन कल्याण। ठीक है, और कोई मैट्रिक्स है इसको देखने के लिए, थोड़ा नीचे आके देख लेते हैं, दैट इज करेंट रेशियो। तो करेंट रेशियो के हिसाब से सबसे अच्छा मेंटेन कर रही है कौन, सैंको। प्रोमोटर होल्डिंग सबसे ज्यादा अभी सैंको के पास है। ठीक है, एफ आई आई होल्डिंग की बात करेंगे तो टाइटन बहुत पुरानी कंपनी है, काफी नामी गिरामी कंपनी है, तो सबसे ज्यादा एफ आई आई भी इनके पास है। ठीक है, फिर आप देखिए यहाँ पे सेल्स कंपेयर कर लीजिए, ये अलग अलग चीजें हैं कंपेयर करने के लिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आता है क्वार्टरली रिजल्ट्स, तो इसमें हर क्वार्टर के रिजल्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो आप देखिए पिछले कुछ 10 क्वार्टर का रिजल्ट आपके सामने है। लास्ट क्वार्टर जो रिजल्ट इन्होंने पेश किया था वो है जून 24 का, ये है सेल्स। ठीक है, आप सेल्स पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ मिल जाएगा कि ये ग्रोथ कितना है सेल्स में। तो आप देख रहे हैं पहले जो सेल्स ग्रोथ था इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, मतलब ये जो ग्रोथ जो परसेंटेज निकलता है वो है क्वार्टर बाय क्वार्टर निकलता है, मतलब जून क्वार्टर 24 और जून क्वार्टर 23 इसके बीच का ग्रोथ निकाला जाता है। तो आप देख रहे हैं पहले तो अच्छा ग्रोथ था, ये 75, 64, 31, यहाँ थोड़ा सा रुका है, फिर यहाँ से 171, 22, और थोड़ा सा देख रहे हैं यहाँ पे अब फिर थोड़ा स्लो डाउन की तरफ। 11 जो लास्ट क्वार्टर था थोड़ा 11% है, तो इस तरह से है। फिर आप एक्सपेंसेस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे रॉ मटेरियल इम्प्लॉय कॉस्ट, तो कितना खर्चा रॉ मटेरियल पे है और कितना खर्चा इम्प्लॉय पे है टोटल सेल्स का। इन दोनों को हटाने के बाद जो बचता है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो मैंने शुरू में ही बताया आपको, और इसका परसेंटेज निकलता है देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट और सेल्स के बीच का परसेंटेज निकालेंगे तो उसको बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो यहाँ देख रहे हैं 9% का आखिरी क्वार्टर में है। ठीक है, जनरली टाइटन जो है 10, 11, 12, 13 आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये इनका मार्जिन रहता है, थोड़ा सा मार्जिन ड्रॉप है पिछले एक दो सालों में। ठीक है, फिर यहाँ पे अदर इनकम, मतलब जो इनका सेल से इनकम है उसके अलावा कुछ इनकम है क्या, तो आप देखें एक्सेप्शनल आइटम्स का मतलब कि जो सेल से रिलेटेड ना हो, मतलब ऑपरेशनल रिलेटेड इनकम ना हो, उसको बोलेंगे एक्सेप्शनल इनकम। और बाकी जो एक्स अदर इनकम नॉर्मल, मतलब जो जो बिजनेस है उसी से रिलेटेड अदर इनकम है, तो वो 120 जो दिख रहा है यहाँ पे लगातार अदर इनकम नॉर्मल इनको होते रहता है, तो ये और मतलब ये सेल्स वाला ही इनकम है, उसको नीचे दिखा रखा है। इंटरेस्ट मतलब जो भी ब्याज ले रखा है इन्होंने, जो भी पैसा कर्जे पे ले रखा है उस पर कितना इंटरेस्ट ये पे कर रहा है, तो यहाँ देख रहे हैं आप ये इंटरेस्ट पेमेंट में इनका आखिरी क्वार्टर में 230 करोड़ रुपया चला गया। और ये डिप्रिसिएशन है, मतलब जितना इनके पास एसेट है उस एसेट पे क्वार्टरली कितना डिप्रिसिएशन लग रहा है, तो आप ये फिगर देख रहे हैं। फिर इन सबको हटा देंगे तो निकलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो ये रहा आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर टैक्स परसेंटेज जो भी पे कर रहा है 27% टैक्स पे किया है इसने आखिरी क्वार्टर में, तो उसके बाद निकल गया आपका नेट प्रॉफिट। और जब नेट प्रॉफिट निकल गया, नेट प्रॉफिट के बाद आपका निकलता है ईपीएस। ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। ठीक है, जितने शेयर मार्केट में लिस्टेड है इसके, उसको जो पूरा प्रॉफिट आया उससे डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा उसको बोलेंगे ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। और जो प्राइस इसका जैसे कोट कर रहा है 3700, जैसे अभी देखिए यहाँ पे ये तो क्वार्टर का है, जो हम ईपीएस निकालते हैं वो 4 क्वार्टर के हिसाब से निकालते हैं। तो अभी ये क्वार्टरली रिजल्ट था, अभी हम आते हैं ईयरली रिजल्ट्स। ये ईयरली रिजल्ट्स है, पूरे साल का चारों क्वार्टर का रिजल्ट मिला के यहाँ कम्युलेटिव है। और जो आखिरी देख रहे हैं ट्रेलिंग 12 मंथ, मतलब इस साल का एक क्वार्टर और पिछले साल के 3 क्वार्टर का ट्रेलिंग 12 मंथ का भी यहाँ पे डेटा रहता है। जो भी ऊपर रेशियो आपने देखे जो मेंटेन्ड है वो इस टीटीएम के हिसाब से मेंटेन रहता है।
ठीक है, तो हमने ये समझ लिया क्या क्या था, सेम सिमिलर वही चीजें हैं। यहाँ पे हम ईपीएस देख रहे हैं, तो ईपीएस क्या है, ट्रेलिंग 12 मंथ का ईपीएस है 39.90। इसको जब हम डिवाइड करेंगे प्राइस से, इस प्राइस से डिवाइड करेंगे 3267। चलिए डिवाइड करते हैं आपके सामने। ठीक है, तो 3267 डिवाइडेड बाई कितना था ईपीएस, ईपीएस वाज थर्टी थर्टी एट एट नाइन पॉइंट जीरो नाइन 38.9 इज इक्वल टू 83.98। तो आप देखिए यहाँ पे क्या रिजल्ट है, आप ऊपर आप जाके देखेंगे तो पी क्या दिखा रहा है, 84। तो 83.98 को इन्होंने राउंड ऑफ करके 84 लिखा हुआ है, तो ऐसे इसका पीई है। जैसे जैसे वहां पे टीटीएम मूव करता रहेगा, ट्रेडिंग 12 मंथ में जो भी वैल्यूज मूव करते रहेंगे, ऊपर के रेशियोज चेंज होते रहेंगे। यहाँ पे अगले क्वार्टर में जब रिजल्ट आएगा सितंबर, यहाँ पे सितंबर 24 का रिजल्ट आएगा, तो ये टीटीएम यहाँ पे चेंज हो जाएगा, उस हिसाब से भी सारे मैट्रिक्स ऊपर नीचे हो जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, तो आखिरी 10 साल में क्या सीएजीआर सेल्स हुआ है, तो 17% के हिसाब से अपना ये सेल्स बढ़ाते चल रही है हर हर साल। 5 साल में देखें तो 21%, 3 साल में 33%, और ट्रेलिंग 12 मंथ में देखें तो सेल्स बढ़ा है 22%। फिर वैसे ही है कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, नेट प्रॉफिट कितने स्पीड से बढ़ रहा है, 10 साल में इन्होंने 17% से बढ़ाया है, 5 साल में 20% से, और ट्रेलिंग 12 मंथ में 7% से। फिर इस चीज को देख के आप देखें कि स्टॉक प्राइस कैसे मूव हुआ है, तो आप देखें यहाँ पे 10 साल में 23% के सीएजीआर से स्टॉक भागा है, 5 साल में 20% से, 3 साल में 11% से, और 1 साल में केवल 5%। आपने 1 साल का चार्ट देखा था, बहुत मूवमेंट नहीं हुआ था, 1 साल में केवल 5% का रिटर्न इसने दिया है। फिर रिटर्न ऑन इक्विटी, जो प्रॉफिट और इक्विटी का रेशियो है, उसमें कितना जंप है। आप तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बोला था कि 15 से ज्यादा हो नेट डेट फ्री कंपनी में अच्छा कहा जाएगा, और जो डेट वाली कंपनी है उसमें 20-25 से ऊपर हो तो उसको ठीक कहा जाएगा। तो आप देखें यहाँ पे कि रिटर्न ऑन इक्विटी 10 ईयर्स में 26% है, और जबकि लास्ट ईयर 33% है, तो अच्छा हेल्दी आरओई मेंटेन करती है। अब आते हैं बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट देखें यहाँ पे, तो ये इक्विटी कैपिटल है, मतलब कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने लिस्टेड हैं इसके मार्केट में। उसके बाद ये रिजर्व्स हैं आपकी, तो रिजर्व्स हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, रिजर्व्स में क्या आता है, शेयर होल्डर्स इक्विटी प्लस कैश सरप्लस फ्रॉम प्रॉफिट। मतलब कंपनी क्या करती है कि ये जो नेट प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट जो आया, नेट प्रॉफिट में से कुछ पैसा अपना एक्सपेंशन में लगा देगी, और जो पैसा बचेगा उसको, वो का पैसा किसका है, ये जो प्रॉफिट आया किसका पैसा है, जो प्रॉफिट आया ये पैसा आप शेयर होल्डर का हो गया। तो शेयर होल्डर के पैसे में से कुछ पैसे अपने एक्सपेंशन में डाल देती है, और जो पैसे बचते हैं उसको यहाँ पे रिजर्व्स में डाल देती है। तो रिजर्व्स जो है वो शेयर होल्डर्स की जो पहले से पैसे पड़े हुए हैं वो प्लस जो सरप्लस है उसका मेल है। और इक्विटी कैपिटल का मतलब कि जो फेस वैल्यू की हम बात करते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू इज इक्विटी कैपिटल, इन दोनों को मिला देंगे तो ये हो जाएगा शेयर होल्डर्स इक्विटी। इन दोनों को मिला के शेयर होल्डर्स इक्विटी हो जाता है। ये है बोरोइंग का सेक्शन आपका, कितना कंपनी पे कर्जा है, इस पे आप जब ये प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, लीज लाइबिलिटी, अदर अदर लाइबिलिटी, अदर बोरोइंग, ये सबका यहाँ पे ब्यौरा है आपके सामने। फिर आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको दिखेगा अदर लाइबिलिटीज की, और सब क्या लाइबिलिटीज है, तो ये सब ट्रेड पेएबल्स है, मतलब ये इतना पैसा इनको अपने जहां से इन्होंने रॉ मटेरियल उठाया है वो पैसा इनको इतना पे करना है, 1410 रुपये बकाया है इनके ऊपर। फिर एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, कुछ कस्टमर्स ने एडवांस लिए होंगे तो वो पैसा यहाँ पे यहाँ दिखा रहे हैं। फिर अदर लाइबिलिटीज आइटम, मतलब कुछ और भी लाइबिलिटीज है तो इसको कम्युलेट करके उन्होंने यहाँ पे लिख दिया है। फिर हम आते हैं टोटल लाइबिलिटीज के सेक्शन में। इस चीज को, अब जो भी मैंने रेशियोज बताए हैं, इन सब चीजों पे अलग अलग हमारे सेशंस हैं। आप उस सेशंस को जाके देखेंगे तो बहुत ही डिटेल समझेंगे कि एक्चुअली में क्या है। यहाँ मैं जैसे एक ओवरव्यू ले रहा हूँ। फिर ये आता है आपका फिक्स एसेट। फिक्स एसेट में क्या आता है, कंपनी के पास क्या क्या एसेट है, आप देखिए यहाँ पे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, ये सब आता है। फिर आ जाए तो CWIP, मतलब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब ये फिक्स एसेट को क्रिएट करने में जो पैसे लगे हुए हैं, अगर वो फिक्स एसेट अभी तक नहीं बन पाया है तो वो पैसा तो मतलब इन प्रोग्रेस होगा ना। किसी वेंडर को एडवांस दे रखा होगा, कहीं जमीन का एडवांस दे रखा होगा उसने, तो कंपनी कहीं ना कहीं तो उसको दिखाएगी, एसेट तो बना नहीं बट पैसे चले गए, तो उसको दिखाएंगे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में। जैसे ही वो फिक्स एसेट उसका हो जाएगा तो ये पैसा यहाँ से शिफ्ट होके चला जाएगा फिक्स एसेट में, और नीचे से घट जाएगा। फिर ये इन्वेस्टमेंट, कंपनी का जो जो भी बैलेंस उनके पास पड़ा हुआ है उसको अगर कोई इन्वेस्टमेंट करती है तो नीचे दिखा देंगे। फिर ये अदर एसेट, अदर एसेट में क्या रहेगा, कितनी इन्वेंट्री मेंटेन अभी तक उनके पास, अभी कितनी इन्वेंट्री है जो उनको बेचनी है। फिर उनका कितना पैसा उनको अपने कस्टमर से लेना बकाया रह गया है,
कंपनी के पास कितना कैश पड़ा हुआ है उनके अकाउंट में, कुछ लोन एडवांसेस कहीं से ले रखे हैं तो वो कितना पैसा है, और कुछ और इसके अलावा कुछ और अगर एसेट है उनके पास तो ये यहाँ पे एसेट है। आप देखेंगे यहाँ पे कि अदर लाइफ टोटल लाइबिलिटीज एंड टोटल एसेट्स दोनों बराबर होने चाहिए, 31,547 एंड 31,547 दोनों बराबर है। फिर हम आते हैं कैश फ्लो पे। अब ये कैश फ्लो है, इन सब के लिए अलग अलग से हमारे पास सेशंस हैं, उसको देखेंगे पूरा डिटेल समझ में आएगा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब जो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी कर रही है, जो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है, उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट का कितना पैसा यहाँ पे इनको रिसीव हुआ। उसके बाद से कुछ इन्होंने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया या फिर खरीदा। जैसे चाहे फिक्स एसेट खरीदें चाहे बेचें, अगर खरीदेंगे तो पैसा निकलेगा तो माइनस में होगा, और बेचेंगे तो पैसा मिलेगा तो प्लस में हो जाएगा। थोड़ी देर में लॉग आउट होगा, वापस मिलेंगे आपको। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसका मतलब कि कुछ पैसा अगर कहीं से रेस कर रहे हैं, अगर बोरोइंग से रेस कर रहे हैं, कि बोरोइंग पे कर रहे हैं, कि इंटरेस्ट ले रहे हैं, कि इंटरेस्ट दे रहे हैं, कि डिविडेंड ले रहे हैं, कि नया शेयर इशू करके पैसा ले रहे हैं, तो सारा से इस सेक्शन में आएगा। रेशियोज हम देख रहे थे। रेशियोज में जो पहला है वो है डेटर डेज। डेटर डेज यहाँ पे देख रहे हैं 4 दिन का डेटर डेज। इसका मतलब ये है कि कंपनी ने जो भी अपना सामान बेचा है उसका पैसा उसको कितने दिन में मिल जाता है। ये 4 दिन बहुत ही कम है, बहुत ही बेहतरीन है ये। फिर है इन्वेंट्री डेज, मतलब कि जो रेडी मटेरियल है वो उनके वेयर हाउस में सेल करने के टाइम तक कितने दिन तक का इसमें गैप है, मतलब कितने दिन में अपनी रेडी इन्वेंट्री को वो निकाल पाता है। तो ये 201 दिन का है। तो अ, गहने का बिजनेस इनका मेजोरिटी है, तो इनको इन्वेंट्री काफी बना के रखनी पड़ती है। तो इसलिए इन्वेंट्री डेज आप देख रहे हैं कि 200 दिन का इन्वेंट्री डेज है। जितनी डिमांड होगी उतनी इन्वेंट्री पहले से बना के रखेंगे, जो फेस्टिव सीजन वेडिंग सीजन जब आएगा फिर इन्वेंट्री वहां से निकलती है। तो इन्वेंट्री डेज का लगभग लगभग ऐसे ही रहता है। फिर आते हैं हम डेज पेएबल पे, ये 16 डेज। इसका मतलब कि जो ये अपने गहने को बनाने के लिए या जो भी और भी बिजनेसेस है उनको उनके मटेरियल को रेडी करने के लिए जो सामान किसी वेंडर से खरीदते हैं, तो उस वेंडर को कितने दिन में पे करते हैं, तो वो 16 दिन में पे करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कि जब इनको पैसा लेना होता है अपने कस्टमर से तो 4 दिन में ले लेते हैं, लेकिन जब इनको पैसा देना होता है अपने वेंडर्स को तो 16 दिन में देते हैं। ये कह सकते हैं कि मतलब नेगोशिएशन पावर कितना बढ़िया है कंपनी। तब आता है कैश कन्वर्जन साइकिल। इसका मतलब कि कंपनी ने जो सामान खरीदा अपना मटेरियल रेडी करने के लिए, उसको बनाया, फिर इन्वेंट्री में रखा, इन्वेंट्री के बाद उसको बेचा, और बेचने के बाद उसको कैश रिसीव हुआ। ये पूरा का पूरा साइकिल घूमने में कितना टाइम लगता है, दैट इज 189 डेज में ये पूरा कर लेता है साइकिल। देन हम आते हैं वर्किंग कैपिटल डेज पे, ये है 150 दिन। मतलब वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल होता है कि जितना उसको सेल करना है, तो उतना सेल करने में उसको हमेशा कितने पैसे अपने पास मेंटेन करने पड़ रहे हैं अपने पास। अगर मान लीजिए मेरा सेल 10,000 का करना है लेकिन पूरे साल में, और 10,000 का सेल करने के लिए मेरे पास केवल 150 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, और मैं 150 करोड़ ही रख के बार बार उसको घुमा घुमा के मतलब खरीदा, 1 महीने में बिका, पैसा आया, फिर खरीदा फिर बेचा, ऐसा करके तो जितना पैसा मुझे हमेशा मेंटेन करना पड़ रहा है अपने कंपनी को चलाने के लिए उसको बोलेंगे वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल डेज बोलेंगे एवरेज वर्किंग कैपिटल इंटू 365 डेज डिवाइडेड बाई टोटल सेल्स। अब एवरेज वर्किंग कैपिटल कैसे निकालेंगे? जब साल शुरू हुआ तो साल के शुरू में हमारा कितना वर्किंग कैपिटल लगता था, और साल के लास्ट में हमें कितना वर्किंग कैपिटल लगता था, दोनों को जोड़िए, 2 से डिवाइड कीजिए तो एवरेज वर्किंग कैपिटल निकल गया। अब एवरेज वर्किंग कैपिटल को गुना कीजिए 365 दिन में और डिवाइड कर दीजिए सेल्स से, इसको बोलेंगे वर्किंग कैपिटल डेज। वर्किंग कैपिटल डेज जितना कम होगा उतना अच्छा कहा जाएगा। कैश कन्वर्जन साइकिल जितना कम होगा उतना अच्छा कहा जाएगा। डेटर डेज जितना कम होगा उतना अच्छा कहा जाएगा। इन्वेंट्री डेज जितना कम होगा उतना अच्छा कहा जाएगा। डेज पेएबल आपके डेटर डेज से अगर ज्यादा है, इसका मतलब कि आपके पैसे फंसते नहीं हैं रॉ मटेरियल में। दैट मीन्स कि आप अपने कस्टमर से पैसा जितनी जल्दी निकालते हैं उतनी जल्दी पैसा अपने वेंडर को नहीं देते, अपने वेंडर को बाद में देते। डेज पेएबल डेटर डेज से ज्यादा हो तो आपके लिए फायदेमंद है। ठीक है, डेज पेएबल ज्यादा रहेगा आपके लिए फायदा होगा, क्योंकि आपको पैसे ज्यादा दिन में देने हैं, आपके पास सफिशियंट टाइम है पैसे देने के, आपको पैसे रिसीव हो जा रहे हैं उसके बाद आप दे रहे हैं। देन हम आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। शेयरहोल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वार्टरली है, नियरली है। तो ये क्वार्टरली आप देख रहे हैं, सितंबर दिसंबर मार्च जून सितंबर। ऊपर है प्रमोटर, प्रोमोटर्स ग्रुप है पूरा। यहाँ प्लस का निशान पे क्लिक करेंगे तो कौन कौन प्रमोटर्स में आते हैं, यहाँ पे सारे नाम लिखे हुए हैं, कितनी कितनी होल्डिंग किसके किसके पास है, और वो होल्डिंग जो है वो क्वार्टरली कैसे मूव हो रही है आप देखें यहाँ पे। तो आखिरी क्वार्टर से इस क्वार्टर में थोड़ा सा 1% का स्टेक जो है प्रमोटर ने हट अपना निकाला है।
फिर यहाँ पे FII होल्डिंग, फॉरेन इंस्टीट्यूशन होल्डिंग है वो कितनी है इसमें, तो आपने देखा यहाँ पे कि आखिरी कुछ क्वार्टर्स के बाद अचानक से ये होल्डिंग काफी गिर गई है, मार्च के बाद से 7% एंड 8% यहाँ हो गई है। फिर DI होल्डिंग देखेंगे आप, फिर DI होल्डिंग यहाँ बढ़ गई है, 7% से 10% हो गई, फिर अभी आखिरी क्वार्टर में ये 9% हो गई है। और ये है पब्लिक होल्डिंग, पब्लिक होल्डिंग में देखिए यहाँ पे पब्लिक होल्डिंग पहले 8% थी और यहाँ पे 14% हो गई है। ये यहाँ नीचे यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, मतलब कितने नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इसके, नंबर ऑफ यूनिक शेयर होल्डर्स कितने हैं इसमें। आज के डेट में टाइटल में 1,09,865 लोग इन्वेस्टेड हैं, एज पर जून सितंबर 24 क्वार्टरली शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से 1,09,865 लोग इस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं। इसको जब हम ईयरली कर देंगे तो यहाँ पे ईयरली दिख जाएगा आपको। मैंने शैंको का खोल दिया था, आप टाइटन का भी देख सकते हैं, और समझने के लिए था वो। ये रेशियोज रहे थे इसके, और ये इसका है शेयर होल्डिंग पैटर्न है। उस शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख रहे हैं यहाँ पे सितंबर क्वार्टर में कैसे मूवमेंट हुआ है। फिर ये जब हम इसको ईयरली कर देंगे तो ये ईयरली आ जाएगा, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। यहाँ सितंबर 24 का आखिरी क्वार्टर का होल्डिंग पैटर्न है। प्रोमोटर्स ग्रुप है, FII है, DI है, गवर्नमेंट भी है इसमें, फिर कुछ पब्लिक है, और जो किसी कैटेगरी में नहीं आती है उनको डाल रखा है अदर्स में, जो कि 0.8 है। क्लिक करेंगे तो समटाइम्स नाम मिलता भी है, कभी नहीं भी मिलता है। तो पब्लिक होल्डिंग देखेंगे तो पब्लिक के जो मेजर शेयर होल्डर्स हैं उनके नाम दिखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे है झुंझुनवाला राकेश, राधेश्याम, रेखा झुंझुनवाला, ठीक है, इनकी होल्डिंग थी टाइटन में। तो अभी भी रेखा झुंझुनवाला के पास इनका जो ये इनके देहांत के बाद, झुंझुनवाला साहब के देहांत के बाद सारी होल्डिंग अभी रेखा झुंझुनवाला के पास शिफ्ट हो गई है। देखिए यहाँ पे 4.7, रेखा झुंझुनवाला 2.7। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न पूरा है। ईयरली भी देख सकते हैं, क्वार्टरली भी देख सकते हैं, ये क्वार्टरली है और ये ईयरली है। यहाँ आता है ट्रेड्स, इस पे क्लिक करेंगे तो इनसाइडर ट्रेड्स, मतलब कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं या कंपनी के प्रमोटर से जो रिलेटेड लोग हैं, ठीक है, उनमें अगर कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है तो उसका यहाँ पे डिटेल्स आपको मिलेगा। जब भी कोई बड़ा ट्रांजेक्शन होगा यहाँ पे आ जाएगा। सितंबर में टाइटन एम्प्लॉय स्टॉक ने, मतलब ऑप्शंस ने, मतलब इनके एम्प्लॉयज ने अपना स्टॉक जो है सब्सक्राइब किया है, तो यहाँ पे कितना लिया है और कितना पैसे का लिया है सामने दिख रहा है। बल्क डील्स में आएंगे तो बड़े बड़े डील्स, मतलब जो बड़े बड़े हाउसेज हैं उनका कोई अगर बेचना खरीदने का रिकॉर्ड है तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। फिर ब्लॉक डील्स में आएंगे तो कोई ब्लॉक डील हुआ है, दो लोगों के बीच सहमति बनी है कि हम आपस में ब्लॉक डील करते हैं, तो उसका डेटा यहाँ पे आपको मिलेगा। फिर जब हम इसके नीचे आते हैं तो आता है सेक्शन डॉक्यूमेंट्स का। डॉक्यूमेंट्स में क्या होगा कि जब भी कंपनी NSE BSE को कुछ भी इंफॉर्म करेगी तो स्क्रीनर आपके लिए यहाँ पे ला के दे देगा। यहाँ पे आप अगर क्लिक करेंगे तो एक PDF खुलेगा, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट। ये किसी आदमी का जो फिजिकल स्टेट में जो डीमेट था वो खो गया था, तो उसने रिपोर्ट किया होगा भैया हमारा आप डाल दीजिए हमारे डिजिटल लाइफ डीमेट में, ऐसा कुछ भी। तो ये जस्ट एक नॉर्मल रिपोर्टिंग है, कोई इससे ज्यादा लेना देना है नहीं। तो इन्होंने किसको इन्फॉर्म कर रखा है ऊपर देखिए, ठीक है, इन्फॉर्म कर रखा है इनको, जनरल मैनेजर BSE लिमिटेड को इन्फॉर्म कर रखा है, जो कुछ शेयर का सर्टिफिकेट खोया है, लॉस ऑफ सर्टिफिकेट, तो डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू किया होगा, तो उसके हिसाब से किया है। तो जस्ट इन्फॉर्म जो भी करते हैं उस हिसाब से होता है। यह है एनुअल रिपोर्ट्स, मतलब एनुअल रिपोर्ट जो रहती है कंपनी की, 24 का, 23 का, 22 का, 21 का, 20 का, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब कंपनी का खोलेंगे आप, यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये कितने पेज का खुलेगा ये पेजेस हैं 451, 451 पेज का एनुअल रिपोर्ट है। एनुअल रिपोर्ट में जाएंगे आप तो आपको काफी चीजें, यहाँ आप चाहें तो इंडेक्स देख लीजिए। ये एबो द पेजेस है, यहाँ पे देखिए ये किस किस पेज में क्या क्या चीजें मेंशन्ड है। आप चाहें तो सीधा पेज नंबर पे जाइए और खोल के पढ़ना शुरू कर दीजिए, तो काफी हेल्पफुल रहता है कंपनी को समझने में एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ना। फिर ये क्रेडिट रेटिंग है, किस किस रेटिंग एजेंसी ने किसको किसको इस कंपनी को कब कब क्या क्या रेटिंग दी है, यहाँ पे उसका अपडेट रहता है। आप क्लिक करेंगे, PDF खोलेगा, पढ़ लीजिए। ये है सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉन्फ्रेंस कॉल्स। कॉन्फ्रेंस कॉल्स में आप यहाँ पे इनकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको कॉन्फ्रेंस कॉल की। यहाँ पे कंपनी अपने रिजल्ट के बाद बहुत सारी कंपनी जो है वो कॉन्फ्रेंस कॉल करती है उस रिजल्ट के बारे में बात करने के लिए, फ्यूचर प्लान्स के बारे में, कोई अगर चीजें हुई हैं उस क्वार्टर में उसके बारे में। अपने जो भी इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स हैं जाके वहाँ पे कोई नंबर मिलता है उनको, उस नंबर पे क्लिक करके और रजिस्टर करके, और लिंक भी मिलता है, लिंक पे क्लिक करके रजिस्टर करके फिर पासकोड और पासवर्ड मिल ID एंड पासकोड मिल जाता है। फिर उस टाइम पे जाके आप कॉल करके ID एंड पासकोड डाल के इंटर करके पूरी बातें सुन सकते हैं। आप चाहें तो वहाँ क्वेश्चन भी कर सकते हैं।
तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग सेक्शन है, वो पूरे पूरे कॉन कॉल का रिकॉर्डिंग रहेगा। ये पीपीटी है, अगर कोई पीपीटी मतलब दिया हुआ है उस महीने में तो पीपीटी रहेगा यहाँ पे। ये नोट्स है और ये ट्रांसक्रिप्ट है। तो जो भी बातें होंगी वो ट्रांसक्रिप्ट में रिकॉर्ड होगी मिनट्स ऑफ मीटिंग की तरह। देखिए यहाँ पे ये मैनेजमेंट की तरफ से कौन कौन बैठा था, और उसके बाद से बाकी लोगों ने क्वेश्चन आंसर किए हैं, तो पूरा का पूरा प्रोसीडिंग्स यहाँ पे लिखा रहेगा। आप इसको पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है ये। उसके बाद ये है नोट्स, मतलब स्किनर ने इस पीपीटी इस ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ के कुछ समराइज नोट्स बनाया आपके लिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, बट पेड वर्जन में ये अनलिमिटेड रहता है और अनपेड वर्जन में लिमिटेड रहता है। ये 10 पढ़ सकते हैं आप एक महीने में। ठीक है, बहुत सारी लिमिटेशंस हैं पेड और अनपेड में। तो यहाँ तक कंप्लीट किया हमने, और मेरे ख्याल से स्किनर का सेक्शन अब खत्म हुआ। अब नाउ इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन प्लीज कम एंड आस्क। थैंक यू।